नमस्कार दोस्तों। हम लोग जीएस पढ़ रहे थे और जीएस में अभी तक मैंने भारत के भूगोल पर बात किया था और भारत के भूगोल में 3 चैप्टर हम लोग डिस्कस किए थे। उसमें से भारत का सामान्य परिचय आपका हो गया और इसके बाद मैंने बात किया था भारत की मिट्टी को लेकर के, वो भी मैंने क्लियर करा दिया था। इसके बाद मैंने बात किया था भारत का भूगर्भिक इतिहास, वो भी आपका क्लियर हो गया था। इसके बाद मैंने बात किया था भारत का स्थलाकृतिक विकास और उसी में हम उत्तर का विशाल मैदान और हिमालय पर्वत, प्रायद्वीपीय भारत, उन चैप्टरों को डिस्कस कर रहे थे। और आज हम एक नया चैप्टर उठाने वाले हैं, यहाँ पर अपवाह तंत्र के बारे में बात करने वाले। कुल मिलाकर भारत की नदियों के संदर्भ में हम लोग देखने वाले हैं, भारत की नदियों के बारे में पढ़ने वाले। और भारत की नदियों को पढ़ना है तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि नदियों की अवस्थाएं क्या होती, नदी कैसे कैसे गुजरती है, और अवस्थाओं के आधार पर ही हम देखेंगे कि नदियां कौन सी स्थलाकृतियों का निर्माण करती हैं। तो कौन कौन सी स्थलाकृति बनाती है कोई नदी, इसकी बात हम लोग यहां पर करेंगे। और इसके बाद आएंगे तो बात करेंगे कि अपवाह तंत्र क्या होता है, नदी अपवाह तंत्र किसे कहते हैं। और जिसमें हम बात करेंगे रिवर ड्रेनेज सिस्टम की, रिवर ड्रेनेज सिस्टम की। इसके बाद मैं इसमें तीसरे पार्ट के रूप में डिस्कस करूंगा अपवाह प्रतिरूप, ड्रेनेज पैटर्न क्या होता है, ड्रेनेज पैटर्न क्या होता है, इस पर बात होगी। अपवाह प्रतिरूप। तो आज के लेक्चर में हम लोग कम से कम इन 3 बातों पर डिस्कस करेंगे। इसके बाद जब हम आगे बढ़ेंगे तो आगे हम लोग बात करेंगे, जो आपका नेक्स्ट लेक्चर आएगा इसके बाद, उसके बाद हम बात करेंगे भारत की नदियों की विशेषताएं, और उसमें से हिमालय से निकलने वाली नदियां और प्रायद्वीपीय नदियां, इन दोनों में अंतर क्या है, इसको हम लोग देखेंगे। और इसके बाद हम लोग देखेंगे सिंधु नदी तंत्र, और सिंधु नदी तंत्र की समस्याएं क्या है, और उन समस्याओं को जन्म देने वाले कारक कौन से। हरित क्रांति का क्षेत्र कहा जाने वाला एक समय का भाग आज क्यों धीरे धीरे यहां पर अनुर्वर प्रदेश बनता चला जा रहा है, उसके बारे में बात करेंगे। इसके बाद हम लोग देखेंगे ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र, और इसी के साथ बात करेंगे गंगा यमुना नदी तंत्र, और इसकी वर्तमान में समस्या क्या है, जैव विविधता को लेकर के क्या खतरे हैं, उस पर भी बात करेंगे। और इसके बाद मैं यहाँ पर नेक्स्ट यहाँ पर टॉपिक के रूप में बात करूंगा प्रायद्वीपीय नदियां, प्रायद्वीपीय नदियां, और इसको हम लोग क्लियर करेंगे। प्रायद्वीपीय नदियों को समझने के बाद कुछ छोटी नदियों पर बात करेंगे हम, और तब कहीं जाकर के आपका ये चैप्टर यहां पर पूरा का पूरा कंप्लीट होगा। तो दोस्तों, शुरू करने के पहले जब तक आप इसको यहां से लेकर के और कम से कम 4-5 पार्ट पूरे नहीं देखते हैं, तब तक आपका ये पोर्शन कंप्लीट होने वाला नहीं। तो आइए अब एक एक पर बात करेंगे, अवस्थाओं से लेकर के देखते हैं, और थोड़ा सा यहीं पर आज देख लेंगे शब्दावली को लेकर के, जो इस चैप्टर से संबंधित जुड़े हुए शब्द होते हैं उनके पर्याय क्या होते हैं, उनको भी जानने की कोशिश करेंगे। देखिए, जैसे मान लीजिए कोई नदी है और इस नदी का किसी न किसी स्थान से निकलना होगा, और नदियों का निकलना उद्गम कहलाता है, उद्गम। और उद्गम स्रोत के रूप में आपका कुछ भी हो सकता है। बहुत सारी नदियां हिमालयों से निकलती हैं,
ग्लेशियर से निकल सकती, कुछ चोटियों से निकल सकती, कुछ यहां पर जो है पठार या पर्वत से निकल सकती, पठार या पर्वत से। तो ज्यादातर आप देखते हैं कि जो नॉर्थ इंडिया है, जो यहाँ पर उत्तर भारत की नदियां हैं, उनका ज्यादातर उद्गम कहां से होता है? हिमालयों से होता है। और साउथ इंडिया की नदियों का उद्गम वेस्टर्न घाट की चोटियों से होता है ज्यादातर। तो आपका दोनों प्रकार के आधार यहां पर देखने को मिलेंगे। इसके बाद आप आते हैं तो जैसे ही नदी का निकलना होता है, पहले वो सीधे रास्ते पर चलती है, इसके बाद टेढ़े मेढ़े रास्ते पर चलती है, और फिर अंत में जाकर छोटी छोटी जल शाखाओं में बट करके और जाकर समुद्र में गिर जाती है। तो आप इसी को यहां पर 3 भागों में डिवाइड कर सकते हो। जैसे ये ऊपर वाला हिस्सा है, ऊपर वाले हिस्से को बोल सकते हो कि यहां पर नदी युवावस्था में है नदी। और उसके बाद आप देखिएगा तो ये वाला जो हिस्सा है, यहां से लेकर के यहां तक का प्रौढ़ावस्था नदी की प्रौढ़ावस्था। और इसके बाद का जो हिस्सा है, जहां से नदी कई जल वितरिकाओं में बढ़ गई है, उसको हम वृद्धावस्था बोलते हैं। कुल मिलाकर के जैसे मनुष्य की 3 अवस्थाएं होती हैं, वैसे यहां पर नदियों की भी 3 अवस्थाएं होती हैं। और हर अवस्था में नदी विभिन्न प्रकार की स्थलाकृतियों का निर्माण करती है। जब नदी का जन्म होता है, जब नदी किसी ग्लेशियर से निकलती है, तो वहां पर नदी का वेग बहुत तीव्र होता है। और जब वेग बहुत तीव्र होता है तो नदी एकदम सीधी रेखा में चलना पसंद करती है। इसीलिए आप देख रहे हैं कि युवा अवस्था में नदी एकदम सीधी रेखा में बह रही है। या आप किसी लोटे में पानी ले लीजिए और बहुत तीव्र गति से उसको आगे फेंकिए तो एकदम सीधी रेखा में आगे बढ़ जाएगा। अगर उसी लोटे के जल को आप धीरे से बहाएंगे और उसका बहाव मंद होगा तो इधर उधर बहता हुआ नजर आएगा। इसलिए जब और आगे नदी जाती है, प्रौढ़ावस्था में जब नदी आएगी, तो यहां पर नदी का वेग थोड़ा सा मंद हो जाएगा। और वेग मंद होने की वजह से वो सर्पिलाकार रास्ते में चलने लगे। और जब नदी अंत में आएगी और समुद्र में मिल रही होगी, उस समय पर नदी का वेग बिल्कुल ही मंद पड़ जाता है। इस वजह से नदी क्या होती है? छोटी छोटी जल धाराओं में आपकी बढ़ जाती, छोटी छोटी जल वितरिकाओं में बढ़ जाती। अब देखो, हर जगह पर अपरदन होगा, हर जगह पर अपक्षय होगा, इसलिए क्या होगा? हर जगह पर स्थलाकृतियों का निर्माण होगा। लेकिन ज्यादातर अपरदन कहां होगा? युवावस्था में होगा। ज्यादातर अपक्षय कहां हो जाएगा? तो यहां पर जो है प्रौढ़ावस्था में हो जाएगा। वृद्धावस्था में केवल एक ही स्थलाकृति निर्मित होगी, जिसको आप डेल्टा या यहां पर एस्चुरी बोलते हो। तो कुल मिलाकर हर अवस्था में कुछ ना कुछ नदी बनाएगी। उनको हम लोग देखेंगे, जैसे नदी विसर्प क्या होता है, गोखुर झीलें क्या होते हैं। और समुद्र में जिस स्थान पर नदी जाकर मिल रही होती है, उसी को हम क्या बोल देते हैं? ये डेल्टा बना रही है। डेल्टा दोस्तों कुछ और नहीं, जब नदी छोटी छोटी जलधाराओं में बढ़ती है तो जो बीच का भाग निकल आता है, इसी को हम डेल्टा बोलते हैं। अगर इस नदी का वेग मंद नहीं होता और नदी यहां पर जो है उसी तरह से तीव्र वेग के साथ समुद्र में मिलती, तो हो सकता है कि छोटी छोटी जलधाराओं में नहीं बढ़ती, इसलिए डेल्टा का निर्माण नहीं करती और यहां पर एस्चुरी का निर्माण करती। जैसे कि आप देखते हैं, भारत में विंध्याचल और सतपुड़ा पर्वतमाला के बीच से बहने वाली भ्रंश घाटी से नर्मदा नदी डेल्टा का निर्माण न करके यहां पर जो है एस्चुरी का निर्माण करती है। तो दोस्तों, शायद आप समझ पा रहे होंगे कि डेल्टा और एस्चुरी में क्या अंतर है। कुल मिलाकर ये अंतर आया कैसे? तो ये नदी के वेग की वजह से आया है। जब नदी का वेग धीमा हुआ है, तभी नदी छोटी छोटी जलधाराओं में बटी है, उसी की वजह से डेल्टा बना है। अगर नदी का वेग धीमा नहीं होता और नदी सीधे जाकर के समुद्र से मिलती, तो नदी कभी डेल्टा नहीं बनाती। क्या बना रही होती? तो यहाँ पर एस्चुरी का निर्माण कर रही होती। अब देखो, जैसे मान लो कि एक नदी ये जा रही है और एक नदी ये जा रही है, और ये नदी जाकर आगे इसमें मिल जा रही है, तो इन दोनों नदियों के बीच में कुछ क्षेत्र निकलेगा
और इस बीच के क्षेत्र को हम दोआब के नाम से जानते हैं। दो नदियों के बीच का क्षेत्र दोआब कहलाता है। अगर याद हो तो मोहम्मद बिन तुगलक ने दोआब में टैक्स बढ़ाया था किसानों पर, और दोआब में टैक्स इसलिए बढ़ाया गया था क्योंकि दो नदियों के बीच का क्षेत्र होता है और वो ज्यादा यहाँ पर उपजाऊ होता है, और अगर यहाँ पर लोगों को ज्यादा प्रोडक्शन मिल रहा है तो फिर वो ज्यादा टैक्स दे सकते हैं, और जिन किसानों को ज्यादा प्रोडक्शन नहीं हो रहा है वो लोग कम टैक्स दे सकते हैं। कुल मिलाकर नीति उतनी गलत नहीं थी। तो दोआब का मतलब दो नदियों के बीच का क्षेत्र है, और जहां पर ये दोनों नदियां जाकर के मिल रही हैं इस क्षेत्र को क्या बोलोगे? इस क्षेत्र को बोलोगे प्रयाग। प्रयाग, अभी हम बात करेंगे देव प्रयाग, रुद्र प्रयाग, नंद प्रयाग, विष्णु प्रयाग, कर्ण प्रयाग, ये बहुत सारे प्रयाग आपके निर्मित होते हैं। तो दो नदियों का मिलन स्थल प्रयाग कहलाता है। दो नदियों के बीच का क्षेत्र आपका दोआब कहलाता है। डेल्टा, जब नदी समुद्र में मिल रही होती है तो छोटे छोटे जल वितरिकाओं में बंटने से जो मध्य का भाग निकलता है उसको डेल्टा कहते हैं, और जब नदी सीधे जाकर समुद्र में मिल रही होती है और छोटे छोटे जलधाराओं में नहीं बटती है तो उसको यहाँ पर एस्चुरी के नाम से जाना जाता है। अब देखें और चीजें कुछ, जैसे मान लीजिए ये आपकी कोई नदी है और इसमें कुछ क्षेत्र, कुछ नदियां आकर के मिल रही हैं। कुल मिलाकर इतने एरिया का पूरा जल इस नदी के साथ बह रहा है। तो इस पूरे एरिया के जल को हम किस नाम से जानेंगे? द्रोणी क्षेत्र के नाम से जानेंगे। यही आपका क्या कहलाएगा? द्रोणी क्षेत्र कहलाएगा। और एक चीज समझना, जैसे मान लीजिए ये कोई पर्वत है और एक नदी इधर बह रही है, एक नदी इधर बह रही है, और ये पर्वत बीच में क्या कर रहा है? इन दोनों नदियों के जल को आपस में मिलने नहीं देता है, तो इसको हम जल विभाजक के नाम से जानेंगे। जल विभाजक के नाम से जानेंगे। तो कुछ वर्ड आप यहां पर क्लियर कर पा रहे होंगे, कौन कौन से शब्द इससे संबंधित आपके हो सकते हैं। तो द्रोणी क्षेत्र को रिवर बेसिन बोलते हैं। ये क्या होता है? तो जितने एरिया तक का जल नदी अपनी सहायक नदियों द्वारा बहाकर लाती है वो पूरा एरिया ही आपका द्रोणी क्षेत्र के नाम से जाना जाता है, और द्रोणी क्षेत्र से बड़ा क्षेत्र जल ग्रहण क्षेत्र कहलाता है। इसके बाद अगर कोई पहाड़ या पर्वत दो नदियों के बीच में आता है और दोनों नदियों को अलग अलग बांट देता है तो उसको हम जल विभाजक कहते हैं। दोआब क्या कहलाता है? प्रयाग क्या कहलाता है? डेल्टा क्या कहलाता है? और नदी की तीन अवस्थाएं कौन सी होती हैं, और अवस्थाओं का निर्धारण कैसे किया गया? तो युवावस्था, फिर जो है प्रौढ़ावस्था, प्रौढ़ावस्था के बाद वृद्धावस्था। और अवस्थाओं का निर्धारण कैसे होता है? तो जल के वेग के आधार पर होता है। जब नदी का जन्म हुआ तो जल का वेग बहुत तीव्र, फिर धीरे धीरे मंद हुआ, और जब जल का वेग मंद हो जाता है तो सीधी रेखा में चल ही नहीं सकता, इसलिए यहां पर देख रहे हो नदी आपकी टेढ़ी मेढ़ी चल रही। और जब नदी का जल और मंद हो जाता है तो फिर वो एक धार के रूप में नहीं चल सकता और छोटी छोटी जलधाराओं में बढ़ जाता है। इतनी बात आप यहां पर क्लियर कर लिए होंगे। आइए अब नदियों की अवस्थाओं के साथ ही देखते हैं कि इसमें कौन कौन सी स्थलाकृतियों का निर्माण होता है। देखें, जो नदियों में स्थलाकृतियां बनेंगी, स्थलाकृतियों का निर्माण दो प्रकार के प्रक्रम के द्वारा होगा। एक तो यहां पर अपर्दन की वजह से होगा, अपर्दन के कारण, और दूसरा निक्षेपण के कारण होगा। एक अपर्दन के कारण होगा और दूसरा निक्षेपण के कारण होगा। अपर्दन के कारण कौन कौन सी चीजें बढ़ती? जैसे गार्ज कैनियन, गार्ज कैनियन, महाखड्ड, आई आकार की घाटी, अभी सबको समझेंगे हम लोग। आई आकार की घाटी और जलप्रपात, छिप्रिका, छिप्रिका, इसके अलावा जलगर्तिका, नदी वेदिका, जलगर्तिका, नदी वेदिका, संप्राय मैदान,
ये भी प्रश्न कई बार आया हुआ है कि संप्राय मैदान किसके द्वारा बने, नदी के द्वारा, जल के द्वारा, वायु के द्वारा, हिमानी के द्वारा। संप्राय मैदान नदी विसर्प, नदी विसर्प, इतनी सारी आकृतियों का निर्माण आपका किसके द्वारा होता है? तो नदी के यहाँ पर अपर्दन के कारण होता है। अब निक्षेपण के कारण कौन कौन सी चीजें बनती? निक्षेपण के कारण आपका गोखुर झीलें, गोखुर झील, जलोढ़ पंख, जलोढ़ पंख, और जलोढ़ पंख के बाद आपका क्या बनता है? डेल्टा बनता है, प्राकृतिक तटबंध बनता है, डेल्टा, प्राकृतिक तटबंध। इतनी प्रकार की आकृतियां आपके निक्षेपण की वजह से निर्मित हुई। अब हम इनको एक एक करके समझते हैं। जैसे देखिए, कोई भी पहाड़ है, कोई भी पर्वत है, ये पर्वत है आपका, मान लीजिए कि ये कोई पर्वत है और इस पर्वत को काट करके नदी आपकी बह रही है, तो ये क्या करेगी? जैसे जैसे अंदर जाओगे वैसे वैसे ये काटती हुई चली जाएगी। तो ऊपर के जो ढाल होंगे वो थोड़ा सा ज्यादा चौड़े होंगे, नीचे जाओगे तो नीचे का गर्त यहां पर कम चौड़ा होगा, सकरा होगा, अर्थात इससे क्या होगा? वी आकार की घाटी का निर्माण करेगी नदी, वी आकार की घाटी बनाएगी। जैसे मान लीजिए कि नदी का जल ऊपर बैठता है तो ऊपर ज्यादा फैला रहता है और नीचे की तरफ सिकुड़ा रहता है, क्योंकि नीचे का यहां पर गहराई ज्यादा होती है। तो पहले वी आकार की घाटी बनाई इसमें, और वी आकार की घाटी के बाद फिर ये क्या बनाएगी? यही वी आकार की घाटी जब ज्यादा तीव्र होती चली जाएगी, ज्यादा तीव्र होती चली जाएगी, तो एक गार्ज का निर्माण करने लगेगी। जैसे किसी पर्वत से नदी जब नीचे आती है तो नीचे एकदम से चली आती है, कुल मिलाकर के जो उसका ढाल होता है वो बहुत तीव्र होता है, और नदी एकदम से नीचे गिरती है। तो एकदम से जो नीचे गिरती है इसी को गार्ज बोल देते हैं। जैसे आपकी सिंधु नदी बुंजी नामक स्थान पर एक गहरे गार्ज का निर्माण करती है, और विश्व के सबसे गहरा गार्ज कौन सी नदी बनाती है? बुंजी नाम सिंधु नदी आपकी बनाती है। तो एक फैक्ट यहां से याद रखना है, और गार्ज एकदम सरल शब्दों में समझना है। तो किसी को छत पे लेकर जाओ और छत से किसी व्यक्ति को नीचे फेंक दो तो देखना एकदम सीधा चला आएगा, यही गार्ज बना रही। जब नदी किसी पहाड़ से नीचे उतरती है और मैदानी भागों में आती है तो एकदम से नीचे चली आती है, इसी को गार्ज बोलते हैं। अर्थात अब नदी आपकी ऐसे हो गई, और आगे जाना, और आगे जाओगे तो ये थोड़ा सा और सकरा होता जाएगा और नीचे बढ़ता चला जाएगा। इसी को हम क्या बोलते हैं? तो कैनियन बोलते हैं। ये कैनियन का निर्माण करती है, कैनियन, और कैनियन ही आपका महाखड्ड कहलाता है, महाखड्ड। तो एकदम सिंपल सी बात है, देखो जब बी आकार में लगातार अपर्दन होता रहेगा तो गार्ज में बदल जाएगा, और जब गार्ज में भी लगातार अपर्दन होता रहेगा तो महाखड्ड में बन जाएगा। जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका की कोलोराडो नदी के द्वारा सबसे गहरा कैनियन का निर्माण किया जाता है, ग्रैंड कैनियन का निर्माण किया जाता है। एक फैक्ट यहां से भी बन सकता है, जैसे सिंधु नदी यहां पर आपको याद रखना है कि सबसे गहरे गार्ज का निर्माण करती है, और सबसे गहरे महाखड्ड का निर्माण कौन नदी करती है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका की कोलोराडो नदी दुनिया के सबसे गहरे खड्ड का निर्माण करती है। और बी ही ज्यादा बड़ा होकर के किस में बदल गया? गार्ज में। गार्ज ही बड़ा होकर के किस में बदला? महाखड्ड में बदल गया। और यही अगर और आगे चला जाएगा तो ये आपकी आई आकार की घाटी में बदल जाएगा, आई आकार की घाटी में। और ये सब किस अवस्था में हो रहा है आपका? तो ये सब नदी की युवा अवस्था में होने वाली, युवा अवस्था में निर्मित होने वाली स्थलाकृतियां हैं, युवा अवस्था में बन रही है। और ये सब कैसे बन रही है? तो ये सब आपकी अपर्दन के द्वारा बन रही है, ये भी याद रखना है भाई। नदी अपर्दन करके ही इन सभी प्रकार की स्थलाकृतियों का निर्माण कर रही है। तो इतनी बात आप यहाँ पर शायद समझ पा रहे होंगे। और आगे देखिएगा,
जब नदी युवावस्था में होती है तो और कौन कौन से स्थलाकृतियों का निर्माण करती है। इसके बाद आप देखिए कि जैसे मान लीजिए कोई नदी आगे बढ़ रही है, और आगे बढ़ रही है तो क्या होगा, कुछ चट्टानें मिलेंगी जो मुलायम होंगी, और अगर मुलायम चट्टान होगी तो इस मुलायम चट्टान को तोड़कर बहना शुरू कर देगी, काटने लगेगी। मान लो कि कोई मुलायम चट्टान थी, अब इसको काट करके और नीचे से बहना शुरू कर दिया, तो यहां पर किसका निर्माण कर लेगी, जलप्रपात का निर्माण करेगी। और जलप्रपात किस अवस्था में बनते हैं, तो नदी की युवावस्था में बनते हैं। और देखो क्षिप्रिकाएं, ये आपका कब बनेगा, जैसे मान लो कि कोई यहाँ पर पर्वत था और नदी होकर गुजर रही थी, तो हर जगह बराबर तो काटेगी नहीं, कहीं पर मुलायम चट्टान है, कहीं पर ज्यादा कठोर है, तो कहीं पर ज्यादा कटा होगा, कहीं पर कम कटा होगा, और नदी का जल यहाँ से बह रहा होगा। इन्हीं आकृतियों को हम क्या बोलते हैं, क्षिप्रिकाएं बोलते हैं। तो क्षिप्रिकाओं का निर्माण भी कहाँ पर होता है, युवावस्था में होता है। और क्षिप्रिकाएं किसके द्वारा बनती हैं, तो अपर्दन के द्वारा बनती हैं। और क्षिप्रिकाओं का निर्माण, वो क्षिप्रिकाओं के साथ और क्या बना है, जलप्रपात बना है अपर्दन के द्वारा। तो इतना आपको याद रखना है। और देखते हैं और समझते हैं, दो चीजें और क्लियर करते हैं। जल गर्तिका, इसको समझिएगा। जल गर्तिका क्या है और जल वेदिका क्या है, नदी वेदिका क्या है, या नदी सोपान भी लिखा जा सकता है इसको, ठीक है। और ये दोनों आकृतियां आपकी कब बनेंगी, ये भी अपर्दन के कारण बनेंगी, और साथ में अपर्दन के साथ साथ नहीं, नदी वेदिकाओं का निर्माण जो है निक्षेपण के द्वारा होगा, और जल कर्तिका का निर्माण जो है आपका अपर्दन के द्वारा होगा। लेकिन होंगी दोनों किस अवस्था में, युवावस्था में होगा, नदी की युवावस्था में बनेंगी। जैसे देखो, अब किसी नदी में जाकर के देखो तो नदी के जल में भंवर बन जाती है, अर्थात नदी का जल यहाँ पर जो है घूमने लगता है चारों तरफ, और आप देख करके उत्साहित होते हो कि देखो कैसे नदी का जल चक्कर काट रहा है। अब उस नदी का जल चक्कर काटने का कारण क्या है कि नदी, मान लो कि ये कोई यहाँ पर नदी बह रही है, अब इसके यहाँ पर कोई पत्थर या कोई ऐसी चीज आ गई या गर्त आ गया, तो यहाँ पर जब पानी भरेगा तो ऊपर चक्कर काटने लगेगा, चक्कर काटेगा तो कंकड़ पत्थर भी इसके साथ घूमेंगे, और एक कंकड़ पत्थर क्या करेंगे, इनको और काटना शुरू कर देंगे, तो ये और गहरा हो जाएगा, और इसी से क्या बन जाएगा, जल गर्तिका का निर्माण। और वेदिका क्या है, जैसे मान लो ये नदी बह रही, ये नदी बह रही, अब ये नदी अपने साथ अवसाद लाएगी, लगातार जमा करते जाएगी, इधर भी जमा करती चली जाएगी, तो नदी में सीढ़ी नुमा आकृतियां बन जाएंगी। मान लीजिए ये कोई नदी बह रही है, तो इधर का आप कोई हिस्सा देखें तो धीरे धीरे आप नदी के और गहरे हिस्से में चले जाते हैं, तो ये जो नदी की सीढ़ी नुमा आकृतियां बन रही हैं, इन्हीं को क्या बोल देते हैं, नदी वेदिका का निर्माण हो गया है, या नदी सोपान का निर्माण हो गया है। और ये क्यों हुआ है, जल द्वारा, नदी द्वारा लाए गए अवसादों के, नवीन अवसादों से लगातार जमा होने से क्या होता रहता है, सीढ़ी नुमा आकृतियां आपकी बनती चली जाती है। तो इतना आप यहाँ पर क्लियर कर लिए। अब और समझते हैं प्रौढ़ावस्था में कौन सी चीजें बनती हैं। तो प्रौढ़ावस्था में देखना, अब नदी जब प्रौढ़ावस्था में आएगी तो ऐसे ऐसे बनेगी, ऐसे ऐसे बहेगी, इस प्रकार से बह रही है। मैंने पहले भी बात किया क्यों बह रही है, क्योंकि नदी का वेग मंद हो गया है, मंद होने के कारण सर्पिलाकार आकार में बह रही है, और इसी की वजह से जो मोड़ है आपके दोनों तरफ के, यहाँ पर क्या बन रहे हैं, नदी विसर्प का निर्माण हो रहा है, नदी विसर्प बन रहे हैं। और कई बार देखना कि मान लो नदी यहां से बह रही है और कुछ ऐसा घटित हो जाए, अब नदी इधर से बहने लगे, लेकिन यहां पर बहती थी तो यहां पर क्या होगा, खड्ड निर्मित होंगे, खड्ड निर्मित होंगे, उसकी वजह से जल यहां पर भरा रह जाएगा, और इसी को हम क्या बोलेंगे, गोखुर झीलें बोल देंगे। तो जो पहले नदी विसर्प थे, ये भी नदी विसर्प है, ये भी नदी विसर्प है, लेकिन एक नदी विसर्प क्या हुआ है, जल का मार्ग बदला है। जब नदी ने मार्ग बदला तो ये जल यहाँ पर भरा रह गया, और इसका आकार गाय के खुर के समान था, इसलिए इसको हमने क्या कहा, गोखुर झील के नाम से जाना। और गोखुर झील को ही हम किस नाम से जानते हैं, तो इसी को क्षारण झील भी बोलते हैं,
छाड़न झीलें, छूट गई हैं जो झीलें वही छाड़न झीलें हैं। और देखो और समझना है यहाँ पर, जलोढ़ पंख या जलोढ़ शंकु क्या होता है। जैसे नदी जब युवावस्था में थी तो पहाड़ों में बहती है, जब नदी अपने दूसरी अवस्था में आती है, प्रौढ़ावस्था में आती है, तो नदी मैदानों में बहने लगती है और मैदानों में ऐसे ऐसे करके बहती है। और जब मैदानों में आएगी तो नदी का वेग कम होगा, वेग कम होगा तो बड़े बड़े पत्थर कंकड़ को बहा कर ले जाने की क्षमता नहीं होगी, तो वहीं पर जमा कर देगी। एक जगह पर जमा होने से, मान लो नदी यहाँ पर अपने साथ बड़े बड़े पत्थरों को जमा कर दिया है, और जब जमा कर दिया है तो इन पत्थरों से टकरा करके जल आगे बढ़ेगा। इन्हीं को हम क्या बोलेंगे, जलोढ़ पंख के नाम से जानेंगे, जलोढ़ पंख के नाम से जाना जाएगा। और यही जलोढ़ पंख, यही पत्थर अगर शंकु का रूप ले लेते हैं तो इसी को हम क्या बोल सकते हैं, जलोढ़ शंकु भी बोल सकते हैं, जलोढ़ शंकु भी बोला जा सकता है। तो इसी अवस्था में किसका निर्माण कर रहे हैं, जलोढ़ पंख या जलोढ़ शंकु या गोखुर झील या नदी विसर्प, ये सब आपके किस अवस्था में बन रहे हैं, तो नदी की दूसरी अवस्था में बन रहे हैं। और नदी की सबसे अंतिम अवस्था में क्या बनने वाला है, केवल एक आकृति बनने वाली है, जिसको हमने क्या कहा, डेल्टा का निर्माण करती है नदी। तो इतनी सारी स्थलाकृतियों का निर्माण नदियां आपकी करती रहती हैं। अब आइए और आगे चलते हैं। और आगे चल करके अब समझने की कोशिश करते हैं ड्रेनेज सिस्टम को। ड्रेनेज सिस्टम, अपवाह तंत्र, देखो अपवाह तंत्र आपके मुख्य रूप से कितने प्रकार के होते हैं, तो मुख्य रूप से 4 प्रकार के अपवाह तंत्र पाए जाते हैं। 4 प्रकार के कौन कौन से, उनको समझ भी लेंगे हम लोग। अनुवर्ती नदियां होती हैं, एक अनुवर्ती नदियां, पूर्ववर्ती नदियां, पूर्ववर्ती नदियां, परवर्ती नदियां, परवर्ती नदियां और अध्यारोपित नदियां, अध्यारोपित नदियां। ये 4 प्रकार के ड्रेनेज सिस्टम आपकी नदियां भारत में बनाती हैं। अब अनुवर्ती नदियां कौन सी, जैसे मान लीजिए कि ये कोई ढाल है और ढाल इधर से इधर की ओर है और नदी भी आपकी ऐसे ही बह रही है, इस ढाल के सहारे नीचे की ओर बह रही है, तो इसी को हम क्या बोलेंगे कि ये एक प्रकार की अनुवर्ती नदी है। जो नदी जिधर ढाल होगा उस ढाल के सहारे ही नीचे की ओर जा रही होगी तो नदी क्या कहलाएगी, यहाँ पर अनुवर्ती नदी कहलाएगी। और ऐसी नदियां कौन सी हैं, तो प्रायद्वीपीय भारत की ज्यादातर नदियां आपकी किसमें आ जाएंगी, तो यहाँ पर अनुवर्ती नदी का उदाहरण मानी जाएगी। गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, ये सारी नदियां आपकी किसमें आ जाएंगी, तो यहाँ पर अनुवर्ती नदी का उदाहरण मानी जाएगी। अब दूसरा समझना कि पूर्ववर्ती नदी क्या होती है। पूर्ववर्ती नदी वो नदियां होती हैं, मान लो कि नदी बह रही थी, बीच में कोई पर्वत बना, लेकिन इस पर्वत को भी काट डाला, मतलब बाधा आने पर अपने मार्ग में बदलाव नहीं किया, उसी मार्ग में बहती रही, तो ये नदी क्या कहलाएगी, पूर्ववर्ती नदी। अर्थात जिस रास्ते से बह रही है, चाहे नदी के रास्ते में कोई पहाड़ी बने या पर्वत बने, उस नदी को उसी रास्ते से होकर के जाना है, इसलिए इस नदी को क्या कहा गया, तो यहाँ पर पूर्ववर्ती नदी के नाम से जाना गया। और ऐसी नदियां कौन सी हैं, ये सिंधु नदी है आपकी, ये भी पूर्ववर्ती नदी है। सतलज नदी है आपकी, ये भी आपकी पूर्ववर्ती नदी है। ब्रह्मपुत्र नदी है आपकी, ये भी पूर्ववर्ती नदी है। अर्थात हिमालय से निकलने वाली बड़ी नदियां पूर्ववर्ती नदियां हैं, जो हिमालय की बड़ी बड़ी श्रृंखलाओं को काट करके और अपने रास्ते पर बहती रहती है। अब आइए दूसरे पर आते हैं कि परवर्ती नदी क्या कहलाती। परवर्ती नदियां वो नदियां कहलाती हैं, जैसे एक नदी जा रही है और उसके साथ उसकी सहायक नदी 90 डिग्री कोण पर आकर मिल रही है, एक ही सहायक नदी है, एक ही सहायक नदी है, अगर ऐसे करके मिल रही है तो नदियां क्या कहलाएंगी, कि परवर्ती नदियां। अर्थात मुख्य नदी में अगर कोई भी सहायक नदी 90 डिग्री का कोण बनाते हुए और आकर के मिलती है तो आपकी क्या कहलाती है, कि
कि परवर्ती नदी के नाम से जानी जाती है। और जैसे कि आपका गंगा यमुना तंत्र हो गया, गंगा यमुना तंत्र आपका इसका उदाहरण है। अब आइए अध्यारोपित नदियों को समझते हैं। अध्यारोपित नदियां कौन कहलाती हैं? अध्यारोपित का मतलब है कि जैसे मान लो कि कोई यहां पर चट्टान थी और बाद में यहां पर नवीन चट्टान बन गई। कुल मिलाकर एक प्राचीनतम चट्टानें थी, जैसे आर्कियन युग की चट्टानें हैं साउथ इंडिया में, और बाद में अवसादों के द्वारा नवीन चट्टानों का निर्माण हुआ। अब यहां से जब कोई नदी बहेगी तो नवीन चट्टानों को काट करके ही आगे जाना पड़ेगा। कुल मिलाकर वो अपने मार्ग का निर्माण कैसे करेंगी? नवीन चट्टानों को काट करके करेंगी। और ऐसी नदियों को हम अध्यारोपित नदियों के नाम से जानेंगे। जैसे विंध्याचल और सतपुड़ा के आसपास जितनी नदियां बहती हैं वो आपकी अध्यारोपित नदियों में आती हैं, जैसे कि नर्मदा, ताप्ती, चंबल, ये सारी नदियां आपकी किस में आ जाएंगी? तो अध्यारोपित नदियों में आ जाएंगी। नर्मदा, ताप्ती, फिर चंबल। तो देखें चारों में, देखें इसमें क्या समझाया? ढाल के सहारे आगे बढ़ रही है। इसमें क्या समझाया? अगर कोई भी पर्वत बन जा रहा है उसको भी काट करके आगे बढ़ रही है और उसी दिशा में बढ़ रही है, उसी मार्ग में बढ़ रही है। इसमें क्या समझाया कि मुख्य नदी के साथ सहायक नदी अगर 90 डिग्री के कोण के साथ मिले। और इसमें क्या समझाया कि दो प्रकार की चट्टानों से कोई निर्मित स्थलखंड है, लिथोस्फीयर है, और ऊपर की परत नवीन चट्टानों से बनी है। तो जब भी कोई नदी बहेगी नवीन चट्टानों को काट कर अपना मार्ग बनाएगी। और ऐसी नदियां कौन सी हैं? तो यहाँ पर नर्मदा, ताप्ती, चंबल इन नदियों के एग्जाम्पल है। इतना आप क्लियर कर पा रहे होंगे। ठीक है, इसके आगे नेक्स्ट लेक्चर पर बात करेंगे।